जो चैप्टर पढ़ रहे थे हम, जो कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। हमने उस चैप्टर्स में कार्बन के बेसिक्स नॉलेज के बारे में पढ़ा था। फिर उसके आगे हमने पढ़ा था क्या कि एल्कीन क्या होता है, अल्केन क्या होता है, अल्काइन क्या होता है, किस तरह से अल्काइन को पहचाना जाता है, अल्कीन को पहचाना जाता है। उसके बाद हम लोग क्या किए थे, तो फंक्शनल ग्रुप के बारे में भी पढ़ा था कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, क्रियात्मक समूह। किस हाइड्रोकार्बन के आगे कौन सा ग्रुप्स लग जाता है तो वो किसके अंतर्गत आ, जैसे कि हमने बताया था कि किसी हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत उसमें OH लग जाता है तो अल्कोहल ग्रुप का हो जाता है। किसी हाइड्रोकार्बन में CHO लग जाता है तो कौन सा हो जाता है, एल्डिहाइड ग्रुप का हो जाता है। O लग जाता है तो कीटोन ग्रुप, ईथर ग्रुप का हो जाता है। OR लग जाता है तो कीटोन ग्रुप का हो जाता है। सबका हमने ग्रुप बताया था और समझाया था। तो आज का हमारा चैप्टर्स क्या है, चैप्टर्स तो है कार्बन और उसके यौगिक, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में बहुत बार चर्चा कर रहे थे, हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या कि हाइड्रोकार्बन कहते किसको है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन कहते किसको है, तो नाम से ही पता चल रहा है, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन मतलब कार्बन, यानी हाइड्रोजन और कार्बन से मिले कंपाउंड्स को, यौगिक को क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसको समझते हैं। बोला गया है क्या, हाइड्रोकार्बन को पेट्रोलियम से तथा हवा की उपस्थिति में अनुपस्थिति में कोयले को गर्म करके प्राप्त किया जाता है। यानी हाइड्रोकार्बन को पेट्रोलियम से तथा हवा की अनुपस्थिति में क्या करेंगे कि अगर किसी कोयले को हाइड्रोकार्बन प्राप्त करने के लिए क्या करें, किसी कोयले को हवा की अनुपस्थिति में पेट्रोलियम के साथ हीट करते हैं, गर्म करते हैं। ठीक है, क्या बोला गया कि हाइड्रोकार्बन प्राप्त करने के लिए क्या कहा गया है कि कोयले को हवा की अनुपस्थिति में, मतलब वहाँ पे हवा नहीं होगा, और पेट्रोलियम के से क्या कहते हैं, उसको गर्म करेंगे, यानी उसको जलाएंगे। ठीक है, तो गर्म करने के बाद क्या होता है, हमें क्या होता है, हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है, यानी हाइड्रोजन और कार्बन से मिले हुए कंपाउंड यानी यौगिक प्राप्त होते हैं। कोई दिक्कत। उसके बाद बताया गया क्या कि हाइड्रोकार्बन के भौतिक गुणों में बदलाव प्रत्येक श्रेणी में उपस्थित छोटे सरलता यौगिक से बड़े यौगिक तक नियमित रूप से होता है। बोला गया है क्या कि अब हाइड्रोकार्बन होगा, चाहे वो हमने बताया था 1 कार्बन हो तो मीथ, 2 कार्बन हो तो ईथ, 3 कार्बन हो तो प्रोप, 4 कार्बन हो तो ब्यूट, 5 कार्बन हो तो पेंट, 6 कार्बन हो तो हेक्स, 7 कार्बन हो तो हेप्ट। इस तरह से हमने डेकेन तक बताया था। तो अलग अलग क्या कहते हैं, कार्बन का जो संख्या होगा, 1 कार्बन वाला 2 कार्बन, सबका अपना अपना क्या होगा, गुण होगा। सबका क्या होगा, अपना अपना गुण होगा। तो उसके बारे में बताया गया है क्या कि हाइड्रोकार्बन के भौतिक गुण में बदलाव प्रत्येक श्रेणी में उपस्थित छोटे छोटे सरलतम यौगिक से बड़े यौगिक तक नियमित रूप से होता है, मतलब अलग रूप से होता है। जैसे यहाँ पे बोला गया, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन गैस है। अगले 13 क्या है, C5 से C17, मतलब बोला गया है क्या कि C1 से लेकर C4, यानी कि 1 कार्बन से बंद हो गया, ये बंद हो गया, क्या बता रहे थे कि जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, 1 कार्बन को मीथेन, 2 कार्बन को इथेन, 3 कार्बन को प्रोपेन और 4 कार्बन को ब्यूटेन। ठीक है, तो बोला गया है कि C1 से लेकर C4 तक सभी क्या हैं, तो गैस है। C1 से लेकर C4 तक क्या है, गैस है। उसके ऊपर C5 से C17 तक क्या है, द्रव है, यानी कि लिक्विड है। और उसके बाद की बात बताया गया है कार्बन में, हाइड्रोकार्बन में C18 से ऊपर तक सभी क्या है, ठोस है, क्रिस्टल है। बोला गया क्या कि हाइड्रोकार्बन जैसे जैसे क्या होता है, न्यूनतम से अधिकतम की ओर जाता है, यानी C1 से लेके C1, C2, C4 लेके 18, 20, 25 जहाँ तक जाए। 18, 20 कहने का मतलब कि वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें 18 कार्बन हो। ठीक है, C4 कहने का मतलब कि हाइड्रोजन कितना है वो अलग मैटर है, लेकिन उसमें क्या हो, कार्बन कितना हो, 4 हो। C5 कहने का मतलब कि हाइड्रोजन जो भी हो लेकिन उसमें कार्बन कितना हो, तो 5 हो। तो बोला गया है क्या कि C1 से लेके C4 तक गैस होगा,
C5 से लेके C17 तक क्या होगा, लिक्विड होगा, द्रव होगा, और C18 से ऊपर तक 18, 19, 20, 21, 22 जितना भी हाइड्रोकार्बन होंगे वो सभी क्या होंगे, ठोस होंगे, सॉलिड होंगे। कोई दिक्कत नहीं ना। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। बताया गया क्या कि इसको प्राप्त कैसे करते हैं, तो जब हवा की अनुपस्थिति में पेट्रोलियम के साथ कोयले को गर्म करते हैं तो हमें हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। अब अलग अलग कार्बन के अलग अलग भौतिक गुण होते हैं, जैसे कि C1 से लेके C4 तक, यानी पहला कार्बन से 4 कार्बन तक के हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, गैस होते हैं। C5 से C17 तक द्रव होते हैं, लिक्विड होते हैं, और 18 से जितना भी उच्च तक होगा वो सभी क्या होंगे, ठोस होंगे। कोई दिक्कत नहीं ना। अब आगे की ओर चलते हैं, अगला एक टर्म पढ़ते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अणु अध्रुवीय होते अतः जल में अघुलनशील होते हैं। अब बोला गया संतृप्त हाइड्रोकार्बन, आपको याद होगा सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड हम पहले शुरुआती में पढ़ाए थे, जिसमें सिंगल बॉन्ड हो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो, द्विबंध और त्रिबंध हो, एकल बंध हो तो संतृप्त, और द्विबंध और त्रिबंध हो तो असंतृप्त। ठीक है, तो हम चूंकि पढ़ रहे हैं क्या कहते हैं, संतृप्त यानी सिंगल बॉन्ड वाले पढ़ रहे हैं, एक बंध वाले पढ़ रहे हैं। ठीक है, यानी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। कोई दिक्कत, तो बोला गया है क्या कि यह बोला गया है क्या अध्रुवीय होते हैं, मतलब इस पर चार्ज नहीं होता है। जब चार्ज नहीं होगा तो सिंपल बात है कि यह क्या होगा, पानी में क्या होगा, अघुलनशील हो गया, पानी में नहीं घुलेगा। आप सिंपल बताओ कि अगर किसी गैस को पानी में घोलने की बात घोल दोगे, नहीं ना घुलेगा। वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है क्या कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अणु अध्रुवीय होते हैं। अगर कोई पूछे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन जल में अघुलनशील होते हैं, क्यों, क्वेश्चन ऐसा पूछे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन जल में अघुलनशील होते हैं, क्यों होते हैं, तो बोला गया है क्या, क्योंकि उसके अणु क्या होते हैं, अध्रुवीय होते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन अघुलनशील होते हैं जल में, क्योंकि उसके अणु जो होते हैं अध्रुवीय होते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। एक क्वेश्चन को इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। ये सभी बड़े ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा हम लोग को ध्यान से पढ़ना, आगे काम होगा। अब आगे आते हैं एल्केन। इसके बारे में पहले से हम लोग जानते हैं कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा तो क्या होगा, अल्केन होगा। और इसका जनरल फार्मूला क्या था, सामान्य सूत्र CnH2n+2, याद है, हमने बताया था इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2। इसके बारे में देखते हैं, जानते हैं कि एल्केन काफ़ी अस्थायी और अक्रिय यौगिक होते हैं। इनकी कुछ अभिक्रियाओं में दहन यानी ऑक्सीकरण तथा कुछ में हैलोजनीकरण होता है। बोला गया है क्या कि अल्केन जो होता है वह काफ़ी अस्थायी होता है। क्या होता है, काफ़ी अस्थायी होता है और अक्रिय होता है। अक्रिय कहने का मतलब कि रिएक्शन में इनर्ट होगा, भाग नहीं होगा। तो बोला गया है क्या, सिंपल सा कुछ नहीं समझना, इतना समझना है कि एल्केन काफ़ी अस्थायी होता है। क्या होता है, अस्थायी होता है और अक्रिय होता है। इसीलिए इसमें क्या होता है, कुछ अभिक्रिया जो होता है दहन होता है, दहन को हम लोग ऑक्सीकरण भी कहते हैं, और कुछ क्या होता है, हैलोजनीकरण होता है। हैलोजनीकरण मतलब क्या होता है कि किसी हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन को, सॉरी तेरा हो गया क्या, किसी हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन को हटा के उस पर हाइड्रोजन फैमिली को ऐड कर दे। हाइड्रोजन फैमिली कौन, तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उसको ऐड कर देगा तो ये प्रक्रिया हैलोजिनेशन कहलाएगा। आगे चल के हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या कि अल्केन के अंदर क्या होता है, दहन प्रक्रिया क्या होता है। अल्केन के बारे में तो पहले से हम लोग जान चुके हैं, अभी हम लोग समझेंगे दहन क्या होता है। तो जैसे ही अगर कोई बोले संतृप्त हाइड्रोकार्बन तो दिमाग में पटाख से लाना है क्या, अल्केन। जैसे ही कोई बोले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन तो दिमाग में क्या लाना है, अल्कीन या अल्काइन। कोई दिक्कत है ना। तो यहाँ पे बोला गया संतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति में नीले लौ के साथ जलकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं। बोला गया है क्या कि अगर कोई हाइड्रोकार्बन हो भी संतृप्त यानी कि सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, चाहे वो इथेन हो, मीथेन हो, ब्यूटेन हो, प्रोपेन हो, पेंटेन हो, एक्सेन हो, व्हाटएवर कुछ भी हो, ठीक है, तो वो क्या होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा,
इसका कार्बन जो होता है मीथेन का ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा, और हाइड्रोजन क्या होगा, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जल बनाएगा, और भाप बन के गैस क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, चिड़ैया फुर उड़ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद यहाँ पर देखो, एक तो मीथेन के बारे में यानी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, एक ही कार्बन के बारे में बात की गई है। यहाँ पर डबल बॉन्ड की बात की, चीज वही है। यहाँ पर भी ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया गया है तो कार्बन डाइऑक्साइड बना है, जल बना है, और बाकी उष्मा बन के क्या फुर 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 उड़ गया, है ना। यही तो हो रहा है हर बार, है ना। अब इस तरह से हमने देखा क्या, अब यहाँ पर हमने क्या किया, मीथेन का एग्जाम्पल दिया, इथेन का एग्जाम्पल दिया, चाहे अगर हम ब्यूटेन का भी एग्जाम्पल दें, प्रोपेन का भी दें, हेक्सेन का देंगे, चीज़ वही होगा। दहन प्रक्रिया क्या होगा कि अगर कोई संतृप्त हाइड्रोकार्बन, चाहे वह क्या हो, एथेन एल्केन हो, अल्केन तो संतृप्त हो ही गया, चाहे मीथेन हो, इथेन हो, या ब्यूटेन हो, या प्रोपेन हो, कुछ भी हो, ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है, और बाकी जो उसके में उष्मा बचती है वो गैस बन के उड़ जाती है, भाप बन के उड़ जाती है ना। अब कुछ कुछ टर्म है जो आता है, बहुत बार पूछता है, एलपीजी। एलपीजी का फुल फॉर्म कितने लोगों को मालूम है? हाँ, यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस, यानी द्रवित पेट्रोलियम गैस। ठीक है, क्या है कि एलपीजी जो होता है, एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? द्रवित पेट्रोलियम गैस, इंग्लिश में लिक्विड पेट्रोलियम गैस। चीज़ होगा वहाँ भी पेट्रोलियम, यहाँ भी पेट्रोलियम, गैस यहाँ भी वहाँ भी, यानी हिंदी इंग्लिश में दोनों सेम है, बस एक ही अट्टा है, लिक्विड मतलब द्रवित। ठीक है, द्रव। ठीक है, उसके बाद आप लोग अब देखे होंगे कहाँ पे एलपीजी का उपयोग किया जाता है? सिलेंडर में देखे होंगे। कभी आप सिलेंडर को उठा के ऐसे से हिलाए हैं? नहीं, छोटके उठा, बड़का तो नहीं उठेगा, छोटका लेके 5 kg वाला लेके ऐसे से हिलाइएगा, गैस रहेगा, हिलेगा, लेगा के अंदर ढुल 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 कुछ कर रहा है ना, इसका मतलब उसके अंदर गैस की तरह रहता तो है गैस, लेकिन वो पानी की तरह होता है। ठीक है, इसीलिए उसे द्रवित पेट्रोलियम गैस कहते हैं। अब बोला जाए कि एलपीजी, ऑब्जेक्टिव में पूछता है जी कि एलपीजी कौन सी से, मतलब उसके अंदर क्या कौन कौन से तत्व हैं। ठीक है, तो बोला गया एलपीजी में क्या होता है, प्रोपेन होता है, ब्यूटेन होता है, और आइसो ब्यूटेन होता है। कोई पूछे कि एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, घरेलू गैस, इसे घरेलू गैस भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका उपयोग जो होता है, यह जो होता है कहाँ पे करता है, तो खाना वगैरह बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अब बोला जाए कि किन किन तत्वों से मिलकर बनता है, तो प्रोपेन से मिलकर बनता है, ब्यूटेन से मिलकर बनता है, और आइसो ब्यूटेन से मिलकर बनता है। कोई दिक्कत? उसके बाद बोला गया है पेट्रोल अगर होगा तो कहाँ से कहाँ तक के कार्बन को पेट्रोल कहेंगे, तो 6 से 8 तक के संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम लोग क्या कहेंगे, पेट्रोल कहेंगे। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि कितने कार्बन से कितने कार्बन तक पेट्रोल कहलाता है, तो 6 से 8 तक के कार्बन को हम लोग पेट्रोल कहते हैं। किरोसिन 11 से 15 तक के संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं, किरोसिन कहते हैं। किरोसिन आप लोग देखे होंगे, यूज भी किए होंगे घर में। ठीक है, सब कोटा वगैरह से मिलता होगा, मिलता है ना जी। के लीटर मिलता है तेल? अब नहीं मिलता है, जाना मांगना, कम से कम 1 लीटर देगा, काहे नहीं देगा, रख लेता है, तुम्हारा डीलर तुमको खा जाता है तेल अभी भी मिलता है। डीजल की बात की जाती है, हम लोग भी क्या करते हैं, जरूरत नहीं पड़ता है, लाइन रहबे करता है, इन्वर्टर या इमरजेंसी से काम चला लेते हैं, कुछ ही नहीं है तो घरे मोबाइल टॉर्च मार के काम चला लिए। ठीक है, लेकिन तेल देता है आपका, तेल वो खा जाता है, आप मांगिएगा तो जरूर देगा। ठीक ना। उसके बाद आता है डीजल। डीजल की बात की जाती है तो C15 से C18 तक जो होता है सभी क्या कहलाते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी डीजल कहलाते हैं। चाहे वो क्या कहते हैं, पेट्रोल हो, किरोसिन हो या डीजल हो, सभी क्या कहलाएंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब दिमाग में रखना है कि 6 से 8 तक तो पेट्रोल, 11 से 15 तक तो किरोसिन, और 15 से 18 तक क्या होगा, डीजल। ये दिमाग में रखना, ऑब्जेक्टिव में काम में आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। इसके आगे हम लोग